हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही थी उसमें आज आपकी एमसीक्यूज की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम देखेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, आपने हमारी थ्योरी क्लास अगर देख ली है और उसके बाद जब एमसीक्यूज क्लास देख लेंगे तो आपकी 100% जो तैयारी है वह कंप्लीट हो जाएगी। एसएसटी में आप 100% तैयार होकर पेपर में बैठेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद है। पहला प्रश्न क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। बताइए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। नोट कर लीजिएगा, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की रचना की गई है लगभग, ऋग्वेद की रचना की गई है लगभग 3500 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए ऋग्वेद की रचना लगभग कब की गई है। लगभग 3500 वर्ष पूर्व की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 3500 वर्ष पूर्व। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। एनसीईआरटी में यही दिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की भाषा है, ऑप्शन 1 है प्राक संस्कृत, ऑप्शन 2 है वैदिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऋग्वेद की भाषा क्या है। तो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत दोनों नाम एक ही भाषा के हैं और ऋग्वेद की भाषा यही है, प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत भी है या फिर उसका दूसरा नाम वैदिक संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। बताइए भारोपी भाषा परिवार की भाषा है संस्कृत, फ्रांसीसी, जर्मन या फिर इनमें से सभी। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए। भारोपी भाषा परिवार की भाषा कौन सी है। संस्कृत है, बिल्कुल है, फ्रांसीसी बिल्कुल, जर्मन भी है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि इनमें से सभी ये तीनों भाषाएं भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असमिया किस भाषा परिवार की भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आप फंस जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असमिया किस भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं, एस्ट्रो एशियाटिक है, तिब्बत वर्मा है या फिर द्रविड़ है। तो बताइए असमिया नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, तिब्बत वर्मा भाषाएं होनी चाहिए ना, लेकिन इसका आंसर क्या होता है कि असमिया भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असमिया भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है डिस्कशन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपी अर्थात भारत प्लस यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जिसमें असमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी तथा यूरोप की भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि कौन सी परिवार की भाषाएं हैं, भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनके कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मात्र के लिए संस्कृत वर्ड मात्र है माँ के लिए, हिंदी में माँ कहा जाता है, अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। तो भारोपी भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएँ हो जाएंगी, संस्कृत, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, असमिया और भी अन्य एशियाई भाषाएँ तथा फारसी, यूरोपी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि भाषाएं। आगे देखते हैं दूसरी भाषा परिवार कौन सा है। जैसे कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि कौन सी मेघालय आदि जो राज्य है इसमें कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो मध्य भारत में भाषाएं बोली जाती हैं, वे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र व किन दो नदियों के बीच संवाद का वर्णन है। अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र व किन दो नदियों के बीच के संवाद का वर्णन है। तो क्या वह गंगा व यमुना हो जाएंगी, सतलज व व्यास हो जाएंगे, गंगा व सरस्वती नदी या फिर सिंधु व सरस्वती नदी। बताइए। तो इसमें सबको लगेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऋग्वेद में इन्हीं दो नदियों का वर्णन अधिक बार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु व सरस्वती नहीं होंगी, गंगा सरस्वती भी नहीं होंगी, गंगा यमुना भी नहीं होगी। यह प्रश्न अभी पीईटी में भी आया था, यह प्रश्न पीईटी में भी आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में जो विश्वामित्र व दो नदियों के बीच का संवाद मिलता है उसमें क्या आंसर होता है,
सतलज व व्यास तथा विश्वामित्र नदियों के बीच सतलज व व्यास तथा विश्वामित्र के बीच का संवाद मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में जन समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए, ऋग्वेद में जन समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? जन, विष दोनों, विष को यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, विष ये हो जाएगा, जन विष दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो जन समूह मतलब जनता का जो एक ग्रुप होता है, लोगों का समूह के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? जन भी यूज हुआ है, विष भी यूज हुआ है, ये वाला विष। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके सही अनुसार हो जाएगा, मतलब दोनों वर्ड का यूज हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा कब प्रारंभ हुई? 3000, 3500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर 3500 वर्ष पूर्व नहीं होगा, 2500 नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। देख लेते हैं, इसके बारे में डिस्कशन दिया गया है। बिल्कुल, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई। यह प्रथा किस क्षेत्रों में प्रचलित थी? इंपॉर्टेंट है, दक्कन क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में तथा कश्मीर में। तो 4 क्षेत्रों में प्रचलित थी, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में प्रचलित थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता किताब संबंधित है। चरक संहिता किताब संबंधित है चिकित्सा से, राजनीति से, धार्मिक कार्यों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, धार्मिक कार्य भी नहीं होंगे, राजनीतिक से भी नहीं है। चरक संहिता जो बुक लिखी है, किसने लिखी है? चरक ने लिखी है, वह चिकित्सा शास्त्र है। यह क्या है? चिकित्सा शास्त्र है। नोट कर लीजिएगा, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है, किताब है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चरक ने मनुष्य में हड्डियों की संख्या बताई है। चरक ने मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी बताई है? 206। 206 तो वर्तमान में बताई गई है ना मनुष्य की हड्डियाँ। 260 बताई है, 306 बताई है, फिर 360 बताइए। चरक ने मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी बताई थी अपनी बुक चरक संहिता में? तो इसका आंसर 206 नहीं होगा, यह वर्तमान में है। 260 भी नहीं होगा, 306 भी नहीं होगा, 360। इन्होंने कितनी हड्डियां बताई थी? 360 बताई थी। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आगे एक पॉइंट दिया गया था, क्या बताती है हमें कंकाल के अध्ययन। इसमें देख लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से हम पहचान सकते हैं, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। तो हम लिंग निर्धारण कैसे करते हैं कंकालों को देखकर? क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण उस समय पे पहनते थे, तो इसमें एक समस्या थी। आगे देखते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जाँच करना है। यहाँ हड्डियाँ लिखा गया है, उसकी हड्डियों की जाँच करना है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए इनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। इसी आधार पर हम पुरुष या स्त्री के कंकाल का अध्ययन हम कर पाते हैं और अंतर निकाल पाते हैं। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, और यह समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। तो आगे जो क्वेश्चन था उससे संबंधित है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। तो उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक बुक लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। उन्होंने कितनी हड्डियां बताई? 360 बताई। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। जो वर्तमान में माना जाता है कि 206 हड्डियाँ हैं मनुष्य में, उससे बहुत ज़्यादा थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियाँ के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो ऐसा माना जाता है कि चरक ने जो हड्डियों की गिनती की है उसमें दांत की भी हड्डियां गिन ली थी, हड्डियों के जोड़ जो थे उन्हें भी गिन लिया था, और कार्टिलेजों को भी गिनकर जोड़कर 360 बताया था। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।